हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? तो उम्मीद है सब अच्छे हो। तो नंबर 0 सीजन 2 स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेशक चाकू एक प्रकार का लंबा ब्लेड है जो तलवार की ताकत के साथ तलवार की लचीलेपन को जोड़ता है। हालांकि इसकी खामी स्पष्ट है, यह लंबी दूरी के हमलों में उत्कृष्ट है लेकिन नजदीकी मुकाबले में सीमित हो जाती है। आपकी ब्लेड तकनीक एक धारा की तरह निरंतर बहती है और इसकी शक्ति प्रभावशाली है। हालांकि हर बार जब आप इसे निष्पादित करते हैं तो एक निश्चित बिंदु पर विचलन होता है। यह विचलन तीसरे चरण को तोड़ना बेहद मुश्किल बना देता है, चाहे आप कितना भी प्रयास करें, विपिन ने अपने अवलोकनों को विस्तार से समझाया। विचलन। टाइगर दंग रह गया। उसने मोदाओ तकनीक को फिर से दोहराया, एक खास बिंदु पर रुक गया। यहां। बिल्कुल, विपिन ने सिर हिलाया। उचित चाकू तकनीक प्रगति के अनुसार ब्लेड के नीचे खिसकने के बाद इसे एक क्षैतिज स्लैश में जारी रखना चाहिए। हालांकि आप अचानक अपनी ताकत वापस ले लेते हैं, जो न केवल एकत्रित ब्लेड ऊर्जा को बिखेरता है बल्कि आपके शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को भी बाधित करता है। यह एक मुक्का मारने और फिर अचानक बीच में सीधे झटके में बदलने जैसा है, जिससे आपके वार की पूरी ताकत खत्म हो जाती है। टाइगर ने सख्त रुख अपनाया, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। लेकिन मेरे शिक्षक ने मुझे खास तौर पर यही करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि इससे विरोधी चौंक जाएंगे, विपिन ने जवाब दिया। अगर विरोधियों को चौंका देना ही लक्ष्य है तो आप तकनीक को लगातार 7 बदलावों में जोड़ सकते हैं। हर चाल स्लाइडिंग ब्लेड की ताकत को बढ़ाती है। मुझ पर इस चाल का इस्तेमाल करके देखिए। हाँ सर, टाइगर ने सिर हिलाया और अपना चाकू उठाया। गहरी सांस लेते हुए उसने ब्लेड को विपिन के सिर की ओर एक चमकदार चाप में गिराया। विपिन ने सिर्फ अपनी कलाई हिलाई और चाकू उसकी हथेली में आ गया। एक हल्के से झटके के साथ आने वाली ब्लेड ऊर्जा बिखर गई। टाइगर को अपनी छाती में भारीपन और हाथ में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ क्योंकि चाकू उसकी मुट्ठी से फिसल गया। वुश! विपिन का चाकू टाइगर के गले पर रुक गया। टाइगर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। शुक्र है यह सिर्फ एक मुकाबला था, अन्यथा उस एक ही चाल ने उसके गले को छेद दिया होता। अब, जैसा मैंने कहा, अपनी तकनीक को समायोजित करें। झांग जुआन ने गिरे हुए मोदाओं को वापस अपनी ओर फेंका और चाल का प्रदर्शन किया। टाइगर के पिछले निष्पादन के विपरीत विपिन ने अपनी ताकत वापस लेने के बजाय एक तेज क्षैतिज स्लैश के साथ इसका पालन किया। टाइगर ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन विपिन की विधि की नकल की। तुरंत उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह सुचारू हो गया है, जिससे उसे अभूतपूर्व आराम की अनुभूति हुई। युद्ध में प्रवेश किए बिना भी वह जानता था कि यह तकनीक का उपयोग करने का सही तरीका है, जिससे यह पुष्टि हुई कि उसकी पिछली विधि त्रुटिपूर्ण थी। उसने 10 बार से ज्यादा ब्लेड तकनीक का अभ्यास किया, हर बार अभ्यास आसान होता गया। अचानक उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसके शरीर से ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। उसकी ताकत, जो अभी अभी स्टार रिवर रियल्म के तीसरे स्तर सेरेनिटी रियल्म तक पहुंची थी, फिर से आगे बढ़ गई थी। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, मास्टर झांग। मुझे बहुत लाभ हुआ है। यह समायोजन न केवल मुझ पर लागू होता है, बल्कि संभवतः मेरे शिक्षक की तकनीक पर भी लागू होता है। आपकी अनुमति से मैं अपनी वापसी पर उनके साथ यह अंतर्दृष्टि साझा करना चाहूंगा। अपना अभ्यास पूरा करने के बाद विपिन ने कृतज्ञता और संकोच के मिश्रण के साथ विपिन की ओर देखा। महाप्राण के साथ अपने समायोजन को साझा करना ठीक है। हालांकि विपिन ने एक भौं उठाई। मुझे उत्सुकता है चाकू के बारे में उनकी समझ कितनी गहरी है। टाइगर ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्ग के भाग्य चाकू को मेरे शिक्षक ने स्वयं बनाया था। उसकी समझ पहले ही तीसरे चरण के शिखर पर पहुंच चुकी है और वह सफलता के कगार पर है। तीसरे चरण का चरम। विपिन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। अगर उसकी समझ इतनी उन्नत है तो वह तकनीक में खामियों और अंतरालों को कैसे नोटिस करने में विफल हो सकता है? और वह आपको इस तरह से अभ्यास जारी रखने क्यों देगा? टाइगर स्तब्ध रह गया। वास्तव में स्वर्ग के भाग्य मोदाओं के निर्माता के रूप में उनके शिक्षक की समझ अद्वितीय होनी चाहिए। अगर विपिन एक नज़र में खामियों को पहचान सकता था तो उसके शिक्षक ने उसे क्यों नहीं सुधारा? इस पर सोचने के लिए कुछ समय निकालो। टाइगर को गहरी सोच में डूबा देखकर विपिन ने आगे कुछ नहीं कहा। वह भी क्रॉस लेग करके बैठ गया और सोचने लगा। वह हाल ही में हेवंस फेट चाकू के तीसरे चरण में आगे बढ़ा था, फिर भी वह तकनीक में खामियों को आसानी से पहचान सकता था। तकनीक के निर्माता के रूप में मोबाई में निस्संदेह वही खामियां देखने की क्षमता थी।
वह उन्हें ठीक न करने का विकल्प क्यों चुनेगा, अब यह स्पष्ट है। टाइगर ने अचानक आह भरी, उसकी अभिव्यक्ति मोहभंग से भरी हुई थी। ओह, विपिन ने नजर घुमाई। टाइगर ने बताया, एकल भाग्य का सिद्धांत यह तय करता है कि एक ही स्वर्गीय भाग्य की साधना करने से प्रतिस्पर्धा हो सकती है। अपने छात्रों से आगे निकलने से बचने के लिए शिक्षक जानबूझकर कुछ ज्ञान छिपाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे जो कुछ भी जानते हैं उसे नहीं बताते। शायद यही कारण है कि मेरे वरिष्ठ भाई और मैं सभी चाकू के दूसरे चरण तक पहुंच गए हैं, लेकिन तीसरे चरण तक पहुंचने में असमर्थ हैं। यह, विपिन ने भौहें सिकोड़ी। एक शिक्षक जानबूझकर अपने छात्रों को उनसे आगे निकलने से रोकने के लिए पीछे हट जाता है। यह अवधारणा उसके लिए नई थी। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में शिक्षकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने छात्रों को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ दें, कभी भी ज्ञान को न रोकें। जानबूझकर अपने छात्रों को नुकसान पहुंचाने के विचार की सार्वभौमिक निंदा की जाती और इसका परिणाम शाश्वत अपमान होता। टाइगर ने सिर हिलाया। यह वास्तव में काफी आम है। मैंने अपने छात्रों को पढ़ाते समय भी आलोचनात्मक तकनीकों को रोक कर रखा है। एक ही भाग्य। शिक्षक नहीं चाहते कि उनसे आगे निकला जाए, और मैं भी नहीं चाहता कि दूसरे मुझसे आगे निकल जाए। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर शेख को इतनी जल्दी एक अराजक भाग्य व्यवसायी के रूप में लेबल किया गया और पूरे भाग्य हॉल द्वारा उसका शिकार किया गया। विपिन ने बड़बड़ाया। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई पीछे हटता है, कोई व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से सब कुछ साझा करता है, यहां तक कि छात्रों को अपने शिक्षकों से आगे निकलने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह स्वाभाविक रूप से एक असामान्य व्यक्ति के रूप में सामने आएगा। मास्टर विपिन, अब मैं अपनी ट्रेनिंग पर वापस लौटूंगा। टाइगर ने पीछे हटने से पहले सिर झुकाया। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत कुछ बोल दिया है। अपनी जगह पर लौटकर उसने विपिन द्वारा सिखाई गई ब्लेड तकनीक को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। विपिन ने उसे अनदेखा कर दिया और चाकू फ्लोइंग स्ट्रीम तकनीक के विश्लेषण के पुस्तकालय के अध्ययन में खुद को डुबो दिया। हालांकि यह केवल 7वें स्तर की स्वर्ग की नियति तकनीक थी, लेकिन यह उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए बहुत मददगार थी। अगर सही तरीके से महारत हासिल की जाए तो स्टार रिवर के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ को भी एक ही वार से 2 टुकड़ों में काटा जा सकता है। ज़ोई सिटी, चाकू हॉल। महाप्राण चुपचाप साधना में पैर मोड़कर बैठा था। अचानक बूढ़ा आदमी हवा में हाथ बढ़ाते हुए उठा। दीवार के सहारे टिका हुआ टाइगर उसकी मुट्ठी में आ गया। उन्होंने बहुत ही सटीकता के साथ ब्लेड से कई तकनीकें चलाईं। धारें पानी की तरह बह रही थीं। यदि टाइगर वहां मौजूद होते तो वे तुरंत पहचान जाते कि यह वही तकनीक थी जिसे विपिन ने संशोधित किया था, न कि महाप्राण द्वारा सिखाया गया दोषपूर्ण संस्करण। भन-भनाना। जैसे जैसे ब्लेड तकनीक सामने आई, उसके हाथों में चाकू कांपने लगा। महाप्राण ठिठक गया। उसने अपनी नजर कोने में रखी एक लंबी अगरबत्ती पर घुमाई। यह अपने आप ही जल उठी थी, जिससे स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा की धाराएं निकल रही थीं, जो मोदाओं के आकार में मिल गई थी। ठीक उसी तरह जैसे जब विपिन ने दूसरे चरण को समझा तो यह किसी के आगे बढ़ने का संकेत था, लेकिन इस बार उसने धूप की 3 छड़ियां जलाईं, जो और भी अधिक शक्ति का संकेत था। कोई तीसरे चरण में पहुंच गया है। यह कैसे संभव है? अपनी तलवार वापस खींचते हुए मोबाई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। चाकू एक भयंकर मर्दाना हथियार है। तीसरे चरण तक पहुंचने के लिए जबरदस्त यांग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। न तो शेरा, न ही विद्युत, और न ही टाइगर के पास ऐसी ऊर्जा है। कोई भी इसे कैसे हासिल कर सकता है? उसे यह बात समझ में नहीं आई। अपने शिष्यों को उससे आगे निकलने से रोकने के लिए उसने न केवल उनकी तकनीकें बदल दीं, बल्कि उनकी शारीरिक संरचना को भी कमजोर कर दिया, जिससे उनकी जीवन शक्ति कम हो गई और यहां तक कि नपुंसकता भी हो गई। सभी खातों के अनुसार किसी के लिए भी तीसरे चरण तक पहुंचना असंभव होना चाहिए था। फिर भी धूप बत्ती की निर्विवाद सच्चाई ने उसे बहुत खतरे में डाल दिया। उन्होंने धूप बत्ती के निशान को बारीकी से देखा। यह गंध दक्षिण पूर्व की ओर बह रही है, महान किंग राजवंश की ओर। क्या यह टाइगर या कर्मजीत मास्टर हो सकता है? महाप्राण ने आंखें सिकोड़ ली। उसे पता था कि विद्युत मारा गया है और उसे अभी कर्मजीत मास्टर की मौत की खबर मिली थी। क्या टाइगर ही आगे बढ़ने वाला था? उन्होंने सफलता से उत्पन्न स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की ताकि उसमें से कुछ को अवशोषित कर सकें, लेकिन उन्होंने पाया कि यह क्षेत्र पूरी तरह से बंजर था। यदि टाइगर ने उनके प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में प्रवेश किया होता
तो मोबाई को कुछ लाभ अवश्य मिलता। ऐसे संबंध का अभाव संदिग्ध लगता था। भूल जाओ, जब वह वापस आएगा तो मैं उससे पूछूंगा। स्थिति को समझ पाने में असमर्थ महाप्राण ने हाथ हिलाकर कहा, शेरा को बुलाओ। शेरा उनके सबसे बड़े शिष्य थे, जो 40 के दशक में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे और स्टार रिवर दायरे के तीसरे स्तर शांति दायरे के शिखर पर साधना कर रहे थे। मोदाओ के बारे में उनकी समझ दूसरे चरण के शिखर पर पहुंच गई थी, जो टाइगर और विद्युत से कहीं आगे थी। हाँ गुरुजी, शेरा ने हॉल में प्रवेश किया। टाइगर कुछ जांच कर रहा है और उसे आज ही लौटना चाहिए, मोबाई ने उठते हुए कहा। जब वह आएगा तो मैं चाहता हूं कि तुम उसकी ताकत का परीक्षण करो और मुझे रिपोर्ट करो। हाँ, शेरा ने सिर हिलाया। अगर वह अपनी पूरी ताकत दिखाता है तो पीछे मत हटना, अन्यथा आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी संदिग्ध लगता है तो उससे निपट ले, उसके साथ मौके पर ही। महाप्राण की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक भयावह इरादा छिपा था। यह शेरा ने झुकने से पहले संकोच किया। समझ गए गुरु, अगर दूसरा भाई संप्रदाय को धोखा देने के लिए कुछ भी करता है तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। महाप्राण द्वारा पाले गए एक वफादार शिष्य के रूप में शेरा को अपने गुरु के आदेशों का पालन करने में कोई हिचक नहीं थी। यह व्यवस्था करने के बाद टाइगर ने राहत की गहरी सांस ली। आखिरकार मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है। लॉ स्किल वाले पंख वाले जानवर के ऊपर खड़े होकर टाइगर ने लगातार मोदाओ तकनीक का अभ्यास जारी रखा। आखिरकार उसने विपिन की शिक्षाओं की बारीकियों को पूरी तरह से समझ लिया। अब हर वार से ब्लेड की ऊर्जा सटीकता से निकलती थी। उसकी शक्ति प्रभावी रूप से दोगुनी हो गई थी। अपनी हालिया सफलता के साथ टाइगर ने महान किंग शहर में कुछ ही दिनों में पूरी तरह से बदलाव कर लिया था। अब यह स्पष्ट है कि मेरे शिक्षक ने मुझे जो तकनीक सिखाई थी उसमें समस्याएं थी। अपने आप को आह भरते हुए उसने अपनी नज़र दूर विपिन की आकृति पर घुमाई। उस आदमी के हस्तक्षेप के बिना वह शायद दशकों तक दूसरे चरण में ही अटका रहता और कभी तीसरे चरण तक नहीं पहुंच पाता। क्या मुझे यह नई सीखी हुई तकनीक अपने शिक्षक के सामने प्रदर्शित करनी चाहिए? टाइगर अपने अगले कदम पर विचार करते हुए झिझक रहा था। पंख वाले जानवर की पीठ पर विपिन पैरों को मोड़कर बैठा था। जैसे ही उसने सांस ली, उसके शरीर में चारों ओर की स्रोत ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। अचानक उसकी हथेली आगे की ओर बढ़ी, ऐसा लगा जैसे भाला बाहर निकल रहा हो और समुद्र से छलांग लगा रहा ड्रैगन। भाले की रोशनी की एक लकीर आगे बढ़ी, जो हवा में फैलने से पहले एक पल में दर्जनों मीटर तक फैल गई। अभी भी कोई प्रगति नहीं। विपिन ने अपनी आंखें खोली। टाइगर को पढ़ाने के बाद उन्होंने फ्लोइंग लाइट स्पीयर तकनीक को समझना शुरू किया और इसे तीसरे चरण तक बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि यह स्पष्ट था कि इसे तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। व्यावहारिक मुकाबले या अचानक प्रेरणा के बिना केवल कल्पना पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। मास्टर विपिन, हम जुई शहर में पहुंच गए हैं, टाइगर की आवाज गूंजी, जिसने विपिन का ध्यान खींचा। नीचे देखते हुए उसने क्षितिज पर अंतहीन रूप से फैला एक विशाल और राजसी शहर देखा। ठीक है, एक संपत्ति खरीदने के लिए एक सुविधाजनक स्थान खोजें और मुझे छोड़ दें। हम यहीं से अलग होंगे, यह जानते हुए कि यह शहर वह जगह है जहां मास्टर शेख का पीछा किया गया था और जीलान घाटी, जहां वह छिपा था, दूर नहीं थी। विपिन ने राहत की सांस ली और हल्की मुस्कान दी। हाँ, टाइगर ने सिर हिलाया। हालांकि विपिन उसका छोटा भाई नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति था जिसने लिंग बुयांग को मारा था, इसलिए उसे सीधे उसके गुरु के पास ले जाना उचित नहीं होगा। स्थिति को सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता थी, अन्यथा यदि उसके गुरु ने विपिन को नाराज किया तो पूरे चाकू संप्रदाय को विनाश का सामना करना पड़ सकता है। जल्द ही लॉ स्किल्ड पंख वाला जानवर एक विशाल व्यापारिक घर के सामने उतरा। मास्टर विपिन, यह जुई शहर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी बाजार है। चाहे किराए पर लें या खरीदें, आपको यहाँ उपयुक्त संपत्ति मिल सकती है, टाइगर ने समझाया। विपिन ने सिर हिलाया और मोहन की ओर मुड़ा। जल्दी से एक उपयुक्त निवास स्थान ढूंढो। हाँ, मोहन ने तुरंत व्यापारिक घर में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ लौटा जो एक व्यापारी लग रहा था। सज्जनों, मेरे पास डेस्टिनी हॉल के पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है जिसका स्थान बहुत बढ़िया है। हालांकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसमें 3 बिलियन सोर्स कॉइन लगेंगे।
व्यापारी ने एक बड़ी मुस्कान के साथ स्पष्ट रूप से विपिन को निर्णयकर्ता के रूप में संबोधित किया। मास्टर विपिन, अब मैं विदा लेता हूं। व्यवस्था होने के बाद टाइगर ने विदाई में अपने हाथ जोड़ लिए। रुको, तुम्हारे लौटने पर मुझे संदेह है कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलो मैं तुम्हें चाकू चलाने की एक तकनीक सिखाता हूं, यह काम आ सकती है। विपिन ने संपत्ति खरीदने का काम सन कियांग को सौंप दिया और एक छोटे से सराय में अस्थायी आवास की मांग की, जिसमें एक आंगन था। फिर उसने मुस्कुराते हुए टाइगर को आगे आने का इशारा किया। तथ्य यह है कि महाप्राण ने जानबूझकर टाइगर को एक दोषपूर्ण भाला तकनीक सिखाई थी। यह दर्शाता है कि वह अपने शिष्य की क्षमता को दबाने का इरादा रखता था। विपिन के मार्गदर्शन में मिंग जियांगताओ ने पहले ही समस्या का पता लगा लिया था और तेजी से आगे बढ़ रहा था। ऐसी प्रगति किसी की नज़र में नहीं आती और एक बार पता चलने पर परेशानी अपरिहार्य थी। यह विपिन का सावधानीपूर्वक तैयार किया गया प्रवक्ता था और वह उसे इतनी जल्दी गिरने नहीं दे सकता था। समझ गया, टाइगर ने सिर हिलाया, हालांकि अंदर से वह संशय में था। उसके शिक्षक हालांकि दूसरों के प्रति कठोर थे, लेकिन उन्होंने उसे कई सालों तक गहरे स्नेह के साथ पाला था। निश्चित रूप से वह तकनीक में खामियां खोजने पर उसे मारने का सहारा नहीं लेगा। हालांकि विपिन जैसे गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना एक ऐसा अवसर था जिसे वह नहीं छोड़ सकते थे। टाइगर की शंकाओं का समाधान किए बिना विपिन ने हाथ बढ़ाया और टाइगर के हाथ में मोदाव उड़कर उसकी हथेली में आ गया। एक हल्की हरकत के साथ विपिन ने ब्लेड उठाया और नीचे की ओर वार किया। एक क्षण में एक प्रचंड ब्लेड ऊर्जा हवा में फैल गई तथा अविश्वसनीय गति से काटते हुए ध्वनि विस्फोट उत्पन्न करने लगी। यदि विपिन ने प्रवाहित प्रकाश स्वर्ग के भाग्य को तीसरे चरण तक आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन उसकी हाल की अंतर्दृष्टि ने मोदाव तकनीक की उसकी समझ को गहरा कर दिया था। आमतौर पर फ्लोइंग लाइट जैसी भाला तकनीक और मोदाव जैसी चाकू तकनीक असंगत थी। हालांकि स्वर्ग के पैथोस के भावनात्मक धागों का उपयोग करके वह दोनों के तत्वों को मिलाने में कामयाब रहा था। इस प्रकार यह चाकू तकनीक जीवंत हो गई थी। क्या शक्तिशाली चाकू तकनीक है? क्या इसका कोई नाम है? टाइगर आश्चर्यचकित था, उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। यह चाल हालांकि अपने शिक्षक की शैली से अलग और अनोखी थी, लेकिन मोदाव हेवंस फेट के सार पर सीधे प्रहार करती थी। इस पर महारत हासिल करने से वह तीसरे चरण तक पहुंच सकता था। स्वर्ग के भाग्य का तीसरा चरण स्टार रिवर दायरे के चौथे स्तर के अनुरूप था, जो मध्य स्टार नदी में प्रवेश करने में सक्षम 3 सितारा स्वर्ग के भाग्य मास्टर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग थी। स्वाभाविक रूप से इसका एक नाम है। मैं इसे रेड चेरी कहता हूं, विपिन ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि इस चाल में प्रवाहित प्रकाश भाला तकनीक के तत्वों को शामिल किया गया था, इसलिए इसकी मूल भावना बनी रही। प्रवाहित प्रकाश मनुष्यों को त्याग देता है, चेरी को लाल कर देता है तथा केलों को हरा कर देता है। लाल चेरी? टाइगर स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से समझ गया। एक उपयुक्त नाम जाहिर है। टी को लगा होगा कि यह तकनीक प्रतिद्वंद्वी के सिर को चेरी लाल टुकड़ों में काटने के समान ही प्रभावशाली थी। वाकई एक साहसिक और खूनी नाम। टाइगर के विचारों से अनजान विपिन ने चाकू को उठाते हुए कहा, मैं इसे एक बार फिर प्रदर्शित करूंगा। आप कितना समझ सकते हैं यह आपकी समझ पर निर्भर करता है। हाँ, टाइगर ने ध्यान से देखा और इस चाल को याद कर लिया। फिर उसने चाकू लिया और धीरे धीरे इसका अभ्यास किया और इसके सार का 2 या 3वां हिस्सा हासिल करने में कामयाब रहा। बुरा नहीं है, विपिन ने हल्की मुस्कान के साथ तारीफ की। यद्यपि मार्शल तकनीकों की एक ही वंशावली से विरासत में प्राप्त होने के बावजूद केवल 2 प्रदर्शनों के बाद मूल बातों में महारत हासिल करना टाइगर की प्रतिभा का प्रमाण था। ठीक है, अपनी गति से अभ्यास करो। बिना रुके विपिन अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक स्तब्ध रह गया। स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा की एक धारा उसकी ओर बढ़ी, स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय में प्रवेश किया और नई किताबें बनाई। यह? विपिन ने आश्चर्य से टाइगर को देखा। उसे यकीन था कि यह ऊर्जा महाप्राण के शिष्य से आई है, लेकिन उसे टाइगर की समझ से क्या लाभ हो रहा था? स्वर्ग के भाग्य के सिद्धांतों के अनुसार किसी छात्र की कोई भी उन्नति उसके शिक्षक को लाभ पहुंचाएगी। छात्र शिक्षक बंधन के पीछे यही तंत्र था। फिर भी टाइगर महाप्राण के शिष्य थे। विपिन, जिसने केवल एक ही चाल सिखाई थी, ऐसे पुरस्कार कैसे प्राप्त कर सकता था? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि महाप्राण की तकनीक में त्रुटि थी और मेरे मार्गदर्शन ने न केवल इसे ठीक किया बल्कि एक नई अवधारणा भी पेश की? उसके मन में एक विचार आया। यदि यह सच था तो यह मात्र मार्गदर्शन नहीं था, बल्कि महान पथ पर ही कब्जा था।
स्वर्ग के मार्ग की लाइब्रेरी में एक त्वरित नजर ने उसकी अटकलों की पुष्टि की। तीसरे चरण के चूंकि स्वर्ग का भाग्य गाढ़ा हो गया था, जो प्रारंभिक चरण से मध्य चरण तक विकसित हो रहा था। शून्य से ऊर्जा की एक धारा बह रही थी, जिसने उसकी उन्नति को मजबूत किया। यह है टाइगर का स्वर्ग का भाग्य। विपिन की पलक फड़क उठी। उसने टाइगर के स्वर्ग के भाग्य को मोबाई से सफलतापूर्वक हटा दिया था। अब से टाइगर द्वारा की गई कोई भी सफलता उसके शिक्षक को कोई लाभ नहीं पहुंचाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि डेस्टिनी हॉल को अराजक भाग्य चिकित्सकों से इतना डर लगता था। छात्रों के स्वर्ग के भाग्य को अपनी इच्छानुसार जब्त करने की क्षमता किसी को भी भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। अपने सदमे से उबरते हुए विपिन ने अपनी भावनाओं को छुपाया और अपने कमरे में वापस चला गया। उसे यह निर्धारित करने की जरूरत थी कि क्या यह क्षमता सिर्फ उसी में है या दूसरों में भी हो सकती है। चूंकि प्रत्यक्ष पूछताछ कोई विकल्प नहीं था, इसलिए लाइब्रेरी अभिलेखागार से परामर्श करना सबसे अच्छा तरीका लगा। इस बीच टाइगर अपने स्वर्ग के भाग्य में बदलाव से बेखबर रेड चेरी तकनीक को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। 1 घंटे से अधिक अभ्यास के बाद उसने आखिरकार दक्षता हासिल कर ली और राहत की सांस ली। वापस जाने का समय आ गया है। कृतज्ञता से भरे उसने लोहे के शल्क वाले पंख वाले जानवर पर सवार होकर मोदाओ संप्रदाय की ओर तेजी से बढ़ने से पहले विपिन के कमरे की ओर गहरा प्रणाम किया। आगमन पर शिष्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। महाप्राण के निजी शिष्य के रूप में टाइगर को अपने साथियों के बीच काफी सम्मान प्राप्त था। शिक्षक कहाँ हैं? उसने पूछा। एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरु का पता अज्ञात है, लेकिन वरिष्ठ भाई ने हमें आपको तुरंत उनके पास भेजने का निर्देश दिया है। सिर हिलाते हुए टाइगर अपने बड़े भाई के घर की ओर चल पड़ा। आंगन में प्रवेश करने पर उसे खामोशी का सामना करना पड़ा। दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। वरिष्ठ भाई, क्या आप यहाँ हैं? उसने दहलीज पार करते हुए पुकारा। इससे पहले कि वह एक और कदम बढ़ा पाता, एक अशुभ पूर्वाभास ने उसे घेर लिया। तेजी से पीछे हटते हुए वह बाल बाल बच गया। एक घातक ब्लेड की रोशनी उस जगह पर गिर रही थी जहां वह अभी खड़ा था। यदि वह हिचकिचाता तो शायद वह रेड चेरी की छवि बन जाता। वहां कौन है? चाकू संप्रदाय के मुख्यालय में अप्रत्याशित रूप से हमला किया गया और लगभग मारे जाने के बाद टाइगर का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने हाथ में मोदाव उठाया और ब्लेड की रोशनी की एक नदी हवा में फैल गई। डिंग 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 डिंग। हमलावर अचानक चौंक गया। उसने जल्दबाजी में 4 बार तेजी से हमला किया, जिससे ब्लेड की रोशनी की धारा अवरुद्ध हो गई। उनके मुंह से एक आश्चर्यजनक गुनगुनाहट निकली। हाँ? टाइगर स्तब्ध रह गया और उसने सामने देखा तो उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। वरिष्ठ भाई, यह वही व्यक्ति था जिसकी उसे तलाश थी। वरिष्ठ भाई शेरा। इस समय शेरा अपने चाकू को पकड़े खड़ा था। उसकी तीखी आंखें चील की तरह थीं, जो एक खतरनाक आभा बिखेरते हुए तीव्रता से घूर रही थीं। हमें लड़ते लड़ते काफी समय हो गया है। देखते हैं तुम कितने मजबूत हो गए हो। एक सहज बयान के साथ शेरा ने अपना ब्लेड फिर से घुमाया। एक पल में ब्लेड की ऊर्जा हवा में फैल गई, जिससे इतनी तेज आवाज निकली कि टाइगर की त्वचा में ऐसी सिहरन पैदा हो गई मानो ठंडी हवा चल रही हो। उसका चेहरा गंभीर हो गया। हमला स्पष्ट रूप से सिर्फ हाथापाई नहीं था, यह एक ऐसा हमला था जो उसे मौके पर ही मार डालने के इरादे से किया गया था। यह समझते हुए कि एक भी गलती मौत का कारण बन सकती है, टाइगर ने शब्दों को बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह दांव उठाया। चाकू संप्रदाय के 2 विशेषज्ञों के बीच पूरी ताकत से हुई टक्कर के कारण ब्लेड की रोशनी चारों तरफ फैल गई। शॉकवेव ने जमीन में गहरी खाइयां खोद दीं और आंगन के मंडप और गलियारे ढह गए। बुरा नहीं है। आपकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। शेरा की आंखें सिकुड़ गईं। इससे पहले उसके कनिष्ठ भाई की ताकत केवल स्टार रिवर रियल्म द्वितीय स्तर के शिखर पर थी। मोहोंग उसे 3 चालों में हरा सकता था। लेकिन कुछ ही दिनों में टाइगर ने शांति क्षेत्र के तीसरे स्तर को तोड़ दिया था और ब्लेड तकनीकों की उसकी समझ काफी गहरी हो गई थी। शेरा की शांति क्षेत्र की चरम क्षमता के साथ भी उसे हराना आसान नहीं होगा। लगता है टीचर सही कह रहे थे, यह आदमी वाकई अजीब है। चलो मैं अपनी आखिरी चाल से उसका परीक्षण करता हूं। सालों से एक दूसरे से परिचित होने के कारण मानक चालों से जीत हासिल करना असंभव था। शेरा के विचार बदल गए और उसने अपने मोदाव को आधे चाप में घुमाया, उसे नीचे की ओर काट दिया। यह उनकी अंतिम तकनीक थी, जिसे वर्षों के अभ्यास से निखारा गया था। ब्लेड की ऊर्जा ने दर्जनों मीटर के भीतर सब कुछ घेर लिया, इतनी शक्तिशाली कि भाग्य भी टूटता हुआ प्रतीत हुआ। वरिष्ठ भाई,
टाइगर का चेहरा पीला पड़ गया। बड़े और छोटे भाइयों के बीच होने वाली लड़ाई घातक बल से कम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यह पूरी ताकत से वार था, जिसमें सारी ऊर्जा ब्लेड पर केंद्रित थी। जरा सी चूक भी उसकी मौत का कारण बन सकती थी। यह जानते हुए कि वह अब और नहीं रोक सकता, टाइगर ने अपना रुख बदला और रेड चेरी ब्लॉसम तकनीक का प्रयोग किया जो उसने विपिन से सीखा था। तेज धार वाली ऊर्जा की दो धाराएं आमने सामने टकरा गईं। दरार रेड चेरी ब्लॉसम की ब्लेड ऊर्जा ने शेरा की अंतिम चाल को मक्खन में गर्म चाकू की तरह चीर दिया और उसे एक पल में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या? शेरा इस चाल की जबरदस्त ताकत से अचंभित हो गया। उसके माथे में तेज दर्द महसूस हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके छोटे भाई का ब्लेड उसके माथे से थोड़ा पहले ही रुक गया। वरिष्ठ भाई टाइगर भी उतने ही स्तब्ध थे। उन्हें भी परिणाम पर विश्वास करना कठिन लगा। लॉर्ड विपिन द्वारा सिखाई गई तकनीक तेज और शक्तिशाली थी, लेकिन उसने केवल यह उम्मीद की थी कि यह उसके वरिष्ठ भाई की अंतिम चाल के बराबर होगी। कौन सोच सकता था कि यह हमले को पूरी तरह से नष्ट कर देगा? यह एक निर्णायक, विनाशकारी जीत थी। इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि उनके शिक्षक की अंतिम चाल विपिन की तकनीक की तुलना में पूरी तरह से हास्यास्पद थी। टाइगर ने जल्दी से अपना ब्लेड वापस खींच लिया और शर्मिंदगी से माफी मांगी। वरिष्ठ भाई, मुझे माफ कर दो। मैं समय रहते खुद को रोक नहीं सका। शेरा ने अपने माथे को छुआ और नमी का एहसास किया। हालांकि उसके छोटे भाई ने अपनी तलवार वापस खींच ली थी, लेकिन उसकी तेज ऊर्जा ने अभी भी एक घाव बना दिया था। यदि टाइगर पीछे नहीं हटता तो शेरा का सिर फट सकता था। तुम? शेरा की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शरीर कांप उठा। अपनी चरम स्टार रिवर थर्ड लेवल ताकत के बावजूद वह हार गया था। उसके छोटे भाई ने कुछ ही दिनों में इतना सुधार कैसे कर लिया? इसके अलावा वह तकनीक उनके शिक्षक ने नहीं सिखाई थी, यह पूरी तरह से विदेशी थी। शेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, स्पैरिंग में चोट लगना लाजिमी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना सुधार कर पाओगे। शांत भाव से उसने कहा, तुम यात्रा से थक गए होगे। थोड़ी देर आराम करो। गुरु को कुछ काम निपटाने हैं। जब वे लौटेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ, वरिष्ठ भाई। इस बात से राहत महसूस करते हुए कि उसका बड़ा भाई नाराज नहीं है, टाइगर चला गया। शेरा अपने क्वार्टर में लौट आया, लेकिन इससे पहले कि वह अंदर प्रवेश कर पाता, मोबाइल सामने आ गया। अध्यापक महाप्राण ने सिर हिलाया। आपने गौर किया होगा, उसकी तकनीक वह नहीं थी जो मैंने सिखाई थी। शिक्षक ने पूरे मुकाबले को देखा था और इस तकनीक की भयावह शक्ति को देखा था। यहां तक कि मोबाइल को भी इसे झेलने में संघर्ष करना पड़ता। शेरा ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या यह हो सकता है कि जूनियर भाई ने स्वर्ग के किसी दूसरे भाग्य के बारे में जान लिया है? आमतौर पर एक बार जब हेवंस फेट चुन लिया जाता है तो उसे बदलना मुश्किल होता है। हालांकि उसी श्रेणी में जैसे ब्लेड तकनीक अधिक उन्नत पथ पर अपग्रेड करना संभव था। महाप्राण ने अपना सिर हिलाया। वह तकनीक अभी भी मोदाओ हेवंस फेट से आती है, लेकिन इसे काफी हद तक बढ़ाया गया है। यह मेरी ही किसी चाल का संशोधन होगा। जांच करें कि वह हाल ही में किसके साथ बातचीत कर रहा है। हाँ। शेरा ने अपनी मुट्ठियां बांध लीं और आदेश का पालन करने के लिए चला गया। अपने क्वार्टर में वापस आकर टाइगर को रेड चेरी ब्लॉसम तकनीक की भयानक क्षमता पर आश्चर्य हुआ। अपनी शक्ति का केवल 20 से 30% ही हासिल करके उसने अपने बड़े भाई के हमले का आसानी से मुकाबला किया। पूरी महारत हासिल करके वह क्या हासिल कर सकता था? अपने स्तर से कहीं ज्यादा विरोधियों पर विजय पाना। इस बीच अपने निजी स्थान में स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा की मंद धाराओं से घिरे विपिन ने महसूस किया कि ये लाभ टाइगर की तकनीकों के अभ्यास से आए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो लोग शक्तिशाली स्वर्गीय भाग्य में निपुण होते हैं, वे शिष्यों का निर्माण करते हैं। इस तरह का निष्क्रिय इनाम वास्तव में संतुष्टिदायक है, उन्होंने सोचा। यदि एक शिष्य की साधना से इतना लाभ मिलता है तो 10, 100, 1000 के बारे में क्या? लाभ अकल्पनीय होगा। मास्टर, संपत्ति खरीद ली गई है। अगले दिन मोहन झुककर आया। यह निवास, जो कभी राजकुमार की संपत्ति हुआ करती थी, विशाल और रक्षात्मक संरचनाओं से सुसज्जित था। विपिन ने संपत्ति का निरीक्षण किया, संतुष्टि में सिर हिलाया और निर्देश दिया, एक बार संपत्ति बस जाने के बाद डेस्टिनी मास्टर बनने के तरीके की जांच करें। हाँ मास्टर। मोहन कार्य पूरा करने के लिए चला गया। एस्टेट की संरचनाओं की मरम्मत के बाद विपिन अपने कमरे में लौट आया, सुरक्षा को सक्रिय किया और अपने अगले कदम पर विचार किया, जोई राजवंश के भीतर उसे ढूंढने के लिए मास्टर शेख से संपर्क करना।
विपिन ने अपनी कलाई घुमाई और उसके हाथ में ठंडी निचली तलवार दिखाई दी। स्वर्ग की पैथोस तलवार तकनीक को सक्रिय करते हुए उसने ब्लेड को आगे बढ़ाया। स्विश, अंतरिक्ष विकृत हो गया और उसके सामने धुंध का एक बादल दिखाई दिया। आश्चर्य से भरी एक आवाज जल्द ही उसमें गूंज उठी। टीचर विपिन, अब मुझसे संपर्क करें। क्या यह हो सकता है कि आप जुई शहर पहुंच गए हैं? हाँ, विपिन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। यह बहुत अच्छी खबर है, मास्टर शेख प्रसन्नता से बोला। ऐसा लगता है कि आपकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। मैंने जीलान घाटी को परिष्कृत करने का एक तरीका खोज लिया है, लेकिन यह अकेले पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना को बढ़ाए। अगर आप स्टार रिवर रियल्म 3rd लेवल पर पहुंचते हैं तो मुझे ढूंढने आए। स्टार रिवर 3rd लेवल? विपिन चौंका। क्या स्वर्ग के भाग्य दिव्य डोमेन में साधना की आवश्यकता होती है? वास्तव में मास्टर शेख ने उसके प्रश्न का अनुमान लगाते हुए समझाया। यदि आपकी शक्ति अपर्याप्त है तो स्वर्ग के भाग्य दिव्य क्षेत्र में लापरवाही से प्रवेश करना आपको अत्यधिक खतरे में डाल देगा। यह समझते हुए विपिन ने सिर हिलाया। मैं समझ गया।